ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 18 जनवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन खेल से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर आयोग क्वेश्चन करेगा, उन सभी का आंसर समझने का प्रयास करेंगे। देखो, जो करंट अफेयर होता है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट होता है। इसमें मतलब याद करने की जरूरत पड़ता है। फिर भी मैं ये प्रयास करता हूं कि जितनी भी आयाम पर आयोग क्वेश्चन करेगा उसको आपको याद करा पाऊं, और कैसे याद करा पाऊं, आपको समझा के याद करा पाऊं, आपस में कनेक्ट कैसे बन पाए, ये मैं पूरी तरह प्रयास करता हूं। क्योंकि नया नया रेगुलर कंटेंट आता है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर है, बट आप एफर्ट करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सर्वाधिक 150 इंटरनेशनल टी20 मैच खेलने वाला पहला पुरुष कौन है? मतलब पहला पुरुष क्रिकेटर कौन है जो कि 150 इंटरनेशनल टी20 मैच खेल चुका है? तो कौन है? वो है रोहित शर्मा, इंडिया के। दूसरे नंबर पे कौन है? वो है पॉल स्टार्लिंग। अब बात करते हैं मैच। देखो, मैच 3 फॉर्मेट में होता है। एक होता है ओडीआई, जो कि 50 ओवर का मैच होता है, ये एक दिवसीय मैच भी इसको बोला जाता है। एक होता है टी20, ये 20 ओवर का मैच होता है। एक होता है टेस्ट, जो कि 90 ओवर पर डे होता है और ये 5 दिन तक चलता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो 150 मैच खेले हैं, ये किस फॉर्मेट में? ये टी20 फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? टी20 फॉर्मेट में। 150वां मैच, मतलब 150वां मैच कौन था? वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच अभी हाल ही में मैच चल रहा था इंदौर में। इसके विजेता इंडिया रहा और इसी के दौरान रोहित शर्मा का 150 मैच कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक तो इनके पास रिकॉर्ड आ गया। और अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था कि 150 विकेट लेने वाला पहला दुनिया का टी20 में कौन सा प्लेयर है? वो है टीम सऊदी। इन्होंने 150 विकेट पहली बार लिया है। ये कहां से है? ये है न्यूजीलैंड की। अब बात करते हैं ओडीआई में। ओडीआई में सर्वाधिक शतक किसके द्वारा लगाया गया? वो है विराट कोहली। कितने शतक? 50 शतक। अब बात करते हैं टी20 में सर्वाधिक सिक्स कौन मारा है? सर्वाधिक सिक्स वो है पॉल स्टर्लिंग। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने चर्चित व्यक्ति से लिया हुआ है। अभी किसी व्यक्ति का निधन हो गया। अब वो कौन से व्यक्ति हैं, वो इतना ज्यादा चर्चित क्यों थे, उनको देखेंगे। और 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो, दिवंगत मशहूर शायर मुनव्वर राणा का संबंध किससे है? मुनव्वर राणा कौन है? ये थे मशहूर शायर जो कि उर्दू भाषा के अवधि में इनका शायरी होता था। ठीक है, ये कहाँ से है? ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। इनका निधन अभी गले में कैंसर के होने की वजह से इनका निधन हो गया। इनको पुरस्कार मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? किस रचना के लिए? तो शहबादा के लिए मिला था, जो कि 2014 में मिला था। इनकी जो प्रसिद्धि है ना, इनकी जो शायरी है वो माँ से संबंधित शायरी है। मतलब ये माँ से संबंधित शायरी बहुत लिखते हैं। अभी पहली बार मैं इनको, अभी जब एक करंट तैयार कर रहा था तो मैं इनकी शायरी देखा, तो माँ से संबंधित इतनी जबरदस्त शायरी है ना कि मैं इनका फॉलोअर हो गया। आप भी देखिएगा अगर आपको समय मिले। दूसरा ये है कि अभी उस्ताद राशिद खान का भी निधन हुआ। ये कौन है? ये गायक है, इनको अभिनव भी कह सकते हो। और ये कहाँ से हैं? ये यूपी की बदायूं से हैं। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्धि है, ये रामपुर सहसवान घराने की म्यूजिशियन है। मतलब जो घराना, आपने यूपी स्पेशल कभी पढ़ा होगा तो उसमें आपने घराना पढ़ा होगा, तो ये जो रामपुर घराना है, इसके संबंधित ये म्यूजिशियन करते थे, मतलब गायक थे। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र एम के फर्स्ट मिसाइल का निर्माता कौन है? अभी भारतीय वायुसेना में अस्त्र एम के फर्स्ट मिसाइल को शामिल किया गया, तो इसकी निर्माणकर्ता कंपनी कौन है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। किसके देखरेख में विकास किया गया? वो है डीआरडीओ। अब बात करते हैं कि अस्त्र एम के फर्स्ट मिसाइल क्या है। देखो, एम के फर्स्ट मिसाइल है BVRAAM, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। बियॉन्ड विजुअल, विजुअल का मतलब जहां तक देखा जा सकता है, दृष्टि, दृष्टि से परे, मतलब जहां तक नहीं देखा जा सकता उसके भी दूर, एयर टू एयर, हवा में मार करने वाली मिसाइल है। समझ गए? बियॉन्ड बियॉन्ड विजुअल एयर, सॉरी, रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। समझ गए? ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है कि हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, या कौन सी मिसाइल है। समझ गए? दूसरा, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका चैट OX फर्स्ट का संबंध किससे है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एक टीका विकसित किया गया। उस टीका का क्या नाम है? चैट OX। इस टीका को किस लिए विकसित किया गया? जो निपाह वायरस है, इसी संबंधित है। निपाह वायरस के खत्म करने के लिए इस टीका को विकसित किया गया। अब बात करते हैं निपाह वायरस क्या है, इससे कौन सी बीमारी होती है। देखो, इससे जो बीमारी होती है उसका अभी तक इलाज ही नहीं संभव हो पाया। ये टीका है, शायद इससे अभी इसका मतलब काम चल रहा है, शायद यहाँ से इसका इलाज संभव हो पाए। इसमें क्या होता है? बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब बात करते हैं कि जो निपाह वायरस है, ये आता कैसे, ये बीमारी फैलता कैसे।
तो ये जो फ्रूट वैट होते हैं, जो फलों के ऊपर, अभी कोई फल आप काट के रख दो तो छोटे 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 फफूंद के रूप में, उसको फ्रूट वैट मतलब चमगादड़ बोला जाता है। ये वाला चमगादड़ नहीं जो हम लोग को देखते हैं, वो फलों का चमगादड़ होता है, तो इसकी वजह से फैलता है। भारत में पहली बार किस राज्य में फैला था बीमारी? तो भारत में पहली बार केरल राज्य में। अगर पूरे विश्व में आपसे पूछा जाए तो है मलेशिया। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आप थोड़ा समझिएगा, समझ में आ जाएगा। हाल ही में जारी बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष राज्य कौन है? और ये बहुआयामी क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल। देखो, ये जारी करता, ये रिपोर्ट कौन जारी किया? वो नीति आयोग। बहुआयामी गरीबी क्या होता है? देखो, मल्टी डायमेंशनल प्रायोरिटी इंडेक्स, मतलब बहुआयामी का मतलब बहुत सारे आयाम। ऐसा नहीं कि पैसे के मामले में अगर आपको पैसा है कमा तो गरीब हुए, नहीं। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर की 3 आयाम पर अगर आपके पास कमी है तो इसका मतलब आप इस इंडेक्स के अंतर्गत आते हैं। मतलब यहाँ पे केवल पैसे से आकलन नहीं किया जाएगा, आपका जीवन स्तर कैसा है, आपकी शिक्षा कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। अगर इस सब का अभाव है तो इसका मतलब आप गरीब है, अगर ये सब सही है तो इसका मतलब आप गरीब नहीं है। तो इस सब में सबसे शीर्ष पे कौन है? वो है उत्तर प्रदेश, वो है बिहार, वो है मध्य प्रदेश। और इन सब, जाहिर सी बात है, जहां पे गरीबी ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वही लोग गरीबी राज्य में निकलेंगे भी। तो सबसे शीर्ष पे कौन है? वो है उत्तर प्रदेश, दूसरे बिहार, तीसरे पे मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं कब से कब तक का यह रिपोर्ट है। यह पिछले 2013 से 14 से लेकर 2022-23 तक यह रिपोर्ट है। पिछले 9 वर्षों का इसमें आकलन किया गया। अब पिछले 9 वर्षों का ही क्यों आकलन किया गया? क्योंकि जो नीति आयोग है ना, इसकी स्थापना ही 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तो जाहिर सी बात है 1 जनवरी 2015 से लेके 2024 तक का ले लो आप, अभी 9 साल ही हुआ है ना। तो अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग गरीबी मुक्त हो गए। तो टोटल 24.8 करोड़ लोग गरीबी मुक्त हो गए। अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो 17.89% गरीबी से मुक्त हो गए। इतनी परसेंट कमी आई है। तो अभी कितने परसेंट लोग गरीब और रह गए? इस टाइम बचे हैं 11%। लेकिन अपने देश का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है कि इसको 2030 तक जो 11% गरीबी है इसको 1% कर दिया जाए। समझ में आया? मतलब गरीबी अभी 11% बचा है, इसको 2030 तक 1% कर दिया जाए। अब बात करते हैं क्यों इन्हीं तीनों राज्यों में गरीबी सबसे ज्यादा मतलब मुक्त हुए? क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर भारत में सर्वाधिक गरीब है ही, है ना। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन बनेगा और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा उनको देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया और इसी दिन कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को मनाया गया। अब बात करते हैं क्यों इसी दिन मनाया गया। क्योंकि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप मिशन शुरू किया गया था और इसी के दिन स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं स्टार्टअप क्या होता है। देखो, जब भी आप कुछ चीज स्टार्ट करते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं छोटा, आपके माइंड में केवल एक आइडिया आया है, आपने उसको स्टेब्लिश कर दिया तो हो जाता है स्टार्टअप। जब उसको मतलब आप वैल्यू बढ़ाते 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 आपका $1 बिलियन वैल्यू हो जाए तो हो जाता है यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न जब और वैल्यू बढ़ते बढ़ते जब $10 बिलियन हो जाए तो हो जाता है डेकाकॉर्न। अभी हाल ही में डेकाकॉर्न कौन सी बनी है? IPL बना है। ठीक है, अब बात करते हैं इस बार कौन सा क्रम है। ये इस बार क्रम है तीसरी क्रम। अच्छा, और हाल ही में और कौन कौन से दिवस मनाए गए? विश्व परिवार दिवस मैंने बताया था 1 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, मानव तस्करी दिवस 11 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। याद है 9, 10, 11, 12, है ना। मैंने चारों सभी दिवस करा रखा है, आप याद कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने महोत्सव से लिया है, देखते हैं कौन सा महोत्सव है, कहां पे मनाया गया और यह क्यों मनाया गया, और भी जितनी संबंधित क्वेश्चन बनेगा उन सबको जानेंगे। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहां प्रारंभ हुआ? कहां प्रारंभ हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने महोत्सव से लिया हुआ है, देखते हैं कौन सा महोत्सव मनाया गया, इसको अन्य जगह पे किस किस नाम से जाना जाता है, इन सबको देखेंगे। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहां प्रारंभ हुआ और ये धनु यात्रा क्या है? देखो, एक कहां पे प्रारंभ किया गया? ओडिशा के बोरगढ़ में। अब बात करते हैं धनु यात्रा क्या है। देखो, यात्रा का मतलब क्या होता है? या तो आप किसी स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, या यात्रा का मतलब हुआ पूरे जीवन में शुरू बाल्यकाल से लेके और प्रौढ़ अवस्था से लेके पूरे वृद्ध अवस्था तक का क्या आपकी यात्रा रही उसको। तो यहाँ पे भगवान जो कृष्ण है उनकी बाल्य कहानी है उसको दिखाया जाता है। बाल्य कहानी की घटना को नाटक, नृत्य और संगीत के माध्यम से एक थिएटर में दिखाया जाता है। यही होता है धनु यात्रा। मतलब उनकी पूरी बाल्यकाल को जीवन अवस्था को बारे में बताया जाता है, किसके माध्यम से? नाटक, नृत्य और संगीत के माध्यम से।
और अंत में क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं, उसको भी दिखाया जाता है। तो ये कितने दिन तक चलता है? ये टोटल 11 दिन तक चलता है। इसमें मतलब अंत में ये कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण के द्वारा कंस का वध कर लिया जाता है। समझ गए? और ये इसमें विशेष बात क्या है कि यह विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर है। ओपन थिएटर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नाटक, नृत्य, संगीत बाहर होता है। ठीक है, देखो ये धनु यात्रा उसी तरीके से जैसे अपने यूपी के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में जैसे कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण के जन्म के दिवस में मनाया जाता है, ये अगस्त के सितंबर के बीच में मनाया जाता है। ऐसे रामलीला, राम के पूरे चरित्र के बारे में दिखाया जाता है, क्या क्या उनके साथ हुआ अक्टूबर से नवंबर के बीच में। महाभारत कथा वैसे ही धनु यात्रा उड़ीसा में है। समझ में आया? ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।